गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है एनर्जी। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो वर्क एंड एनर्जी में, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। और इसमें आज जो हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? एनर्जी के बारे में पढ़ना है। देखिए चैप्टर जो हमारा चल रहा था कौन सा? वर्क एंड एनर्जी। और वर्क एंड एनर्जी में हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में? एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी क्या है? बेसिकली कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट की कितनी कैपेसिटी है किसको? वर्क को करने की, उसे ही हम क्या कहेंगे? एनर्जी। क्लियर है? तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। ठीक है, यानी एनर्जी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? किसी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी। आपको कुछ काम करना है, बैग को एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक लेकर जाना है, ठीक है, या किसी और काम, कुछ और काम को करना है, ठीक है। मान लीजिए आप बैग को सर पे रख रहे हो, सर पे बोझ की तरह लेके छत पे जा रहे हो, ठीक है, जीने चढ़ रहे हो, तो ये सारी क्या है? वर्क है, मतलब एक तरह से आपकी एनर्जी है। अब हर पर्सन में अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है, हर पर्सन में अलग अलग टाइप की एनर्जी थी। अगर कोई पर्सन दौड़ रहा है तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। कोई पर्सन अगर लगातार दौड़ रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। कोई पर्सन कुछ हाइट कवर कर रहा है, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है लगातार, तो नीचे से अगर वो ऊपर जा रहा है तो उस टाइम उसमें जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन मूव कर रहा है, ठीक है, कोई पर्सन मूव कर रहा है तो उसमें मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? उसकी पोजीशन चेंज के कारण, ठीक है, कि जैसे मान लो आप जमीन पे बैठे हो, जमीन पे बैठा के उठा के आप कोई छत पे बैठा दे, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लेके चला जाए, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? उसकी पोजीशन चेंज हो गई, आपको आगे नहीं लेके गया कोई, बस ऊपर लेके चला गया किसी हाइट पर। जैसे आप लिफ्ट से जाते हो ऊपर, जमीन पर थे और लिफ्ट से किस पर चले गए? कुछ हाइट पर चले गए, तो उस केस में क्या होगा? आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, और पोजीशन चेंज होने के मामले में हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये तो हमें पता चल गया कि एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की। और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? वर्क से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एनर्जी की हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is known as kinetic energy। ठीक है, the energy due to motion of an object is known as kinetic energy। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, गति कर रहा है, मोशन में है, ठीक है, मोशन मतलब जैसे आप मान लो साइकिल चला के जा रहे हो, तेजी से रनिंग कर रहे हो, तो आप किस कंडीशन में हो? मोशन की कंडीशन में हो। तो मोशन में कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो रही बात? जैसे मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इनिशियली ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है हैविंग मास m is moving with initial velocity u, after t time its velocity becomes v। यानी एक ऑब्जेक्ट है पहले u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? v हो जा रही है, ठीक है। तो कितने टाइम में हो रही है? t टाइम में हो जा रही है। और यहां से यहां तक जाने में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? s डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस या हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, तो s डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है। तो देखिए वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यहां पे हम क्या लगाएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। क्या इसको इधर ले आ रहे हैं? तो v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या v स्क्वायर
माइनस का यू स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू ए इंटू एस। इतना हमें मिल गया, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए इंटू एस। अब देखिए हमें काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी टाइप की अगर एनर्जी को आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान रखिएगा, किसी भी टाइप की एनर्जी को, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या और भी कोई टाइप की एनर्जी हो, हमेशा जो कैलकुलेशन होगी वो वर्क से ही होगी। ये बात आपको 9th क्लास में ही नहीं, आगे चल के आप जितनी भी क्लासेस पढ़ोगे, ठीक है, 10th में, 11th में, 12th में या उससे भी हायर लेवल पे, हमेशा ध्यान रखिएगा एनर्जी हमेशा और हमेशा कैसे कैलकुलेट की जाती है, वर्क से। क्लियर है? ठीक है। यहां पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, वर्क से। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F इनटू S। ठीक है। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी M इनटू A और ये S। M और A इंटू एस की वैल्यू देखिए अभी हमने निकाली थी, कितनी थी हमारे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। रख दे रहे हैं यहाँ पे v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये आ जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ m v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन में 2। देखो एक्चुअल में फॉर्मूला तो यही होता है, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में हो, ठीक है, कि आप बैठे हो और बैठे से अचानक से क्या उठो, दौड़ के निकलना आपको, ठीक है, हम लेटे हो सुबह सुबह और मम्मी कहे उठो जल्दी जाओ जरा के जाके वहां से ब्रेड ले आओ, जाके दूध ले आओ जाके, ठीक है, मतलब आप रेस्ट में हो, रेस्ट से आपको भगा दिया जाए, मोशन में ला दिया जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब आप रेस्ट में हो, तो इनिशियली जब रेस्ट में होते हैं, तो इनिशियली जब हम लोग रेस्ट में होते हैं तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, इफ initially object is in rest, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी v ही रहेगी। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर ही रहेगा और u स्क्वायर की जगह 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास हाफ m v स्क्वायर। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा एनर्जी जितने भी टाइप की होगी उसकी यूनिट जो होगी हमेशा क्या रखी जाएगी, जूल। यूनिट हमेशा जूल है। और कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। इट मींस इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। तो मैं स्टार्ट हो जाता हूं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, या अगला टॉपिक क्या, इसी के बारे में थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी जो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा उससे क्या क्या कंक्लूजन्स हमें मिले उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किन किन चीजों पर कर रही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के स्क्वायर के है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा इफ mass of an object becomes 4 times of its initial value, what will be its new kinetic energy। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन है, मास को क्या किया गया, 4 टाइम्स कर दिया गया। ठीक है, मास को 4 टाइम्स, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास m1 की वैल्यू m है, या m2 को क्या कर दिया गया, m2 इज इक्वल टू 4m1 कर दिया गया, 4 टाइम्स मतलब 4m1। ठीक है, तो अब अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1 इज इक्वल टू
हाफ m1 v1 स्क्वायर, मतलब हाफ m1, ठीक है, इतना ही। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी K2 इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाँ, अब एक चीज यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है कि वेलोसिटी के बारे में कोई बात नहीं की गई है। जब वेलोसिटी के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी मतलब हमें क्या करना है, वेलोसिटी को सेम रखना है, v2 और v1 को इक्वल रखना है, यानी v1 बराबर क्या है, v2। तो हाफ आ जाएगा m2 v2 स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, m2 v1 स्क्वायर, तो m2 की वैल्यू कितनी है, 4m1, तो k2 बराबर कितना आ जाएगा, हाफ, और यहां पे क्या आ जाएगा, 4m1 into v1 स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा ये 2 से 2 काटना नहीं है, क्योंकि आप लोग के अंदर बहुत ज्यादा कहते हैं ना जल्दी मच जाती है कि हाँ जैसे दिखे 2 से 2 उड़ाओ जल्दी। ठीक है, तो इस 4 को बाहर रखना है और क्या कर देंगे, 1/2 हाफ m1 v1 स्क्वायर। अब देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, K1 का। तो क्या आ गया, K2 बराबर 4K1, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। बात समझ में आ गई होगी कि मतलब कहने का ये है कि जैसे ही हम मास 4 टाइम्स करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक ये मेथड था। अब इसका एक और मेथड है, तो और मेथड क्या है, सेकंड मेथड। ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या है, मास को क्या किया गया, 4 टाइम्स किया गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि m2 बराबर क्या हो गया है, 4m1। अब इसमें हम कौन सा रूल लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं डिपेंडेंसी रूल। कौन सा फैक्टर किस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कौन सी चीज किस पर डिपेंड करेगी। कहने का मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, यहां पे इस क्वेश्चन में केवल और केवल मास पर डिपेंड कर रही है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। सामने सामने है तो सामने सामने नंबर चलेंगे, K1 के सामने M1, K2 के सामने M2। तो K1 अपॉन K2, M1 अपॉन M2 की वैल्यू कितनी है, 4m1। ये M1 से M1 कैंसिल और K2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4K1। ठीक है, ये एक नया मेथड हो गया आपके पास। दूसरा मेथड ये जिसको हमने किससे किया, डिपेंडेंसी रूल से किया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इसी तरह अगर वेलोसिटी में चेंज आए तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए, तो इसी में अगर हम वेलोसिटी की बात करें कि वेलोसिटी में कैसे इफेक्ट करता है काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी का इफेक्ट कैसे पड़ता है काइनेटिक एनर्जी पे, तो क्वेश्चन है इफ velocity of an object becomes 4 times of its initial value, velocity क्या हो जाए, 4 times हो जाए, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, what will be its new kinetic energy। तो फिर से वही फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए मास की कोई बात नहीं की गई, ठीक है, तो मास की बात नहीं की गई मतलब m1 और m2 क्या है, इक्वल है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब v2 की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 4v1 हो जा रही है। तो k1 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, k2 इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो m2 की जगह तो m1 है तो m1 रख दिया, v2 स्क्वायर यानी 4v1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16v1 स्क्वायर। फिर से ध्यान देना है कि इसको 2 से 2 उड़ाना नहीं है। ठीक है, इस 16 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, 16 और कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2 m1 v1 स्क्वायर K2, हाफ m1 v1 स्क्वायर क्या है, यही तो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, यानी K2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 16K1। मतलब अब काइनेटिक एनर्जी देखिए कितना हमने वेलोसिटी कितनी बढ़ाई थी, 4 टाइम्स बढ़ाई थी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई, 16 टाइम्स बढ़ गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हो गई, 16 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी इस तरह से बढ़ी। अब इसी का सेकंड मेथड क्या है, जिसको हम लोग बताते थे डिपेंडेंसी रूल से, कि k क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। मतलब k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। अब स्क्वायर लगा है तो दोनों में हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो k1 अपॉन k2, v1 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है लेकिन v2 की वैल्यू पता है, कितना है, 4v1 रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहां से v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू, यहां बचा 1,
1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 16 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो K2 इज इक्वल टू आ जाएगा 16 K1 मतलब 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर केवल आपको आंसर निकालना हो मतलब पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जितने टाइम्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी इफ वेलोसिटी only velocity is increased to n times तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, n स्क्वायर टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स। क्लियर हो रही बात? और अगर हम मास की बात करें तो इफ ओनली मास is increased to n times तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई, n टाइम्स ही इंक्रीज होगी। ठीक है, n K1, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी, n K1 ही इंक्रीज होगी, लेकिन वेलोसिटी के केस में n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होगी। क्लियर हो रही बात? ये चीज आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। ठीक है, यानी एनर्जी किसके कारण, पोजीशन चेंज के कारण, उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी द एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगा। अब एनर्जी ड्यू टू चेंज इन शेप और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इसका सिंबल क्या होता है, तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग सिंबल देखने को मिलेंगे। सिंबल आपका पोटेंशियल एनर्जी का यू से भी कुछ बुक्स में मिलेगा या फिर आपको हो सकता है ईपी से भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग सिंबल में मेनली जो आपको देखने को मिलता है वो यू ही मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी यू। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि किसी इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसकी यूनिट क्या आएगी। ठीक है, तो फॉर्मूले की अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है जमीन पर है, ठीक है, और उसको हम जमीन से कुछ हाइट तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, यानी इसको हम जमीन से लेकर गए और कुछ हाइट यहां पे लेकर चले गए, रख दिया हमने, ले जाके यहां पे रख दिया। ठीक है, कितनी हाइट पर लेकर चले गए, h हाइट पर लेकर चले गए। ठीक है, तो अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जब हम उसको h हाइट पर लेकर चले गए तो वेट तो उसका डाउनवर्ड नीचे की ओर वर्क करेगा mg, और कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, h डिस्टेंस कवर की। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकाल, हाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम मानेंगे कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी आई, कि ऑब्जेक्ट देखिए मूव करके आगे नहीं जा रहा है, अपनी ही पोजीशन पर है। जैसे आप अपने घर में ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, कहीं आगे थोड़ी चले गए कि 2 किलोमीटर आगे चले गए ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे, आगे नहीं गए, आपने केवल अपनी पोजीशन को चेंज किया। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, पोजीशन में चेंज आया, कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वर्क डन से। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F इनटू S। F की वैल्यू कितनी है, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसकी हाइट के बराबर यानी u के बराबर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, u इज इक्वल टू mgh। ठीक है, तो अब इसकी यूनिट की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने बार बार यही बात बोला है कि एनर्जी किसी भी टाइप की हो उसकी यूनिट हमेशा क्या होगी, जूल। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल। कैसी क्वांटिटी है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक हमने सीख लिया, काइनेटिक एनर्जी सीख ली और पोटेंशियल एनर्जी सीख ली।
अब इसके बाद जो हमें सीखना है वो पावर सीखना है, ठीक है। एक शो आता था शक्तिमान, और उसमें एक जैकॉल साइंटिस्ट होता था, वो बात बात में चिल्लाता था पावर, ठीक है। तो वही पावर के बारे में हमें सीखना है। तो पावर मतलब बेसिकली हम बात करेंगे कंज्यूम्ड एनर्जी, कितने टाइम में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो उसी के बारे में सीखेंगे, लेकिन अब आज नहीं, वो नेक्स्ट वीक।